मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहू फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात करीमा का तर्जमा। ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो अच्छी तरह तहक़ीक़ कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानी से कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर पछताओ। और ये बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मौजूद हैं। बहुत सी बातें हैं जिनमें वो अगर तुम्हारी बात मान लें तो ख़ुद तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिल में ईमान की मोहब्बत डाल दी है और उसे तुम्हारे दिलों में पुरकशिश बना दिया है और तुम्हारे अंदर कुफ्र की और गुनाहों और नाफरमानी की नफ़रत बिठा दी है। ऐसे ही लोग हैं जो ठीक ठीक रास्ते पर आ चुके हैं, जो अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल और नेमत का नतीजा है। और अल्लाह का इल्म भी, और अल्लाह इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए
वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है, बैठा है चटाई पे, मगर अर्श नशी है। रुकते हैं यहीं आके कदम अहले नजर के, इस कूचे से आगे ना ज़मा है न ज़मी है। ऐ शाहे ज़मन अपनी ज़ियारत का शरफ दे, बेचैन हैं आँखें मेरी, बेताब जबी है। ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Panel of Chairpersons. In pursuance of Sub-Rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the following members in order of their precedence are nominated to form a panel of chairpersons for this session of the National Assembly of Pakistan. Mr. Abdul Qadir Patel, Mr. Bilal Azhar Kiani, Sayyida Shaila Raza, Sayyid Wasim Hussain, Ms. Shahida Begum, Mr. Sher Ali Arbab. In the absence of the Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the members having precedence among those present at the sitting
shall take the chair. जी ये फातिहा खानी होगी, ये इस अरसे में पिछले सेशन ये सब है, सबका जिक्र है। जनाब स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहिबा की हमशीरा का इंतकाल हो गया है। MNA सैयद समी उल हसन गिलानी के भाई साबिक मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली हसन गिलानी साहब का हादसे में इंतकाल फरमा गए हैं। जनाब सेनेटर जनाब इलियास अहमद बिलोर इंतकाल फरमा गए हैं। प्रिंस मोहम्मद नवाज़ इलाही के बड़े भाई फौत हो गए हैं। टांक शुमाली वज़ीरिस्तान हंगू, जनूबी वज़ीरिस्तान बनू, वादी तीरा, हरनाई और कल्लात में दहशतगर्दी के वाक़यात में कई सिक्योरिटी अहलकार और दीगर शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। इस तरह इस्लामाबाद धरना में सिक्योरिटी अहलकार समेत दीगर शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। इसके अलावा मुल्क भर में दीगर हादसात में जो अफराद इंतकाल फरमा गए, शहदाए और मरहूमून के मग़फ़रत और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। मैं कुरम में जो शहीद हुए हैं और जो भी शहदा हुए हैं, जी जो भी, जी हाँ, सबका जी। जनाब मेजर ताहिर इकबाल साहब, आप दुआ करो जी। जी खुला जी हाँ, खैबर में जी हाँ, उनकी भी दुआ होगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। या अल्लाह पाक इन सब की बख्शिश फरमाना, जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाना, इस मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमाना और हम सब को इस वक्त की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। जी लीव एप्लीकेशंस। Mr. Mohammad Bashir Khan has requested for the grant of leave from 14th to 16th September 2024. His leave granted. Ms. Shamira Sahiba Faruqi Hasham has requested for the grant of leave for 1st, 4th and 5th November 2024. His leave granted. Mr. Shabir Ali Bijrani has requested for the grant of leave on 1st, 4th, 5th November 2024. His leave granted. Mr. Muhammad Atif has requested for the grant of leave for 4th and 5th November 2024. His leave granted. Sayyid Shah Ahad Ali Shah has requested for the grant of leave. Nawabzada Mir Jamal Khan Resani has requested for the grant of leave. Changiz Ahmad Khan, Zainab Mahmood Baloch, Shahida Rahmani Sahiba, Mr. Seher Kamran, Chaudhry Tariq Bashir Chima, Mr. Zubair Khan, Mr. Fatehullah Khan, Sayyid Javed Ali Shah, Khwaja Izharul Hasan, Shazia Amari, Ambar Majid Khan. Respective dates are given in the application. Is leave granted? May I have the attention of the House? The honourable members are informed that the students and faculty of members from University of Lakhi Marwat KP and Government Degree College Hayatabad Peshawar are sitting in the gallery. We welcome them. जी before we take business, एडवाइज़री में ये आज तय हुआ था कि हम 1-2 पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ले लेंगे और उसके बाद फिर विल टेक बिजनेस।
Umar Ayub Khan Sahab, Leader of the Opposition. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं हाउस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दुआए मग़फ़िरत की गई शोहदाए 26 नवंबर 2024, जिस पे हमारे निहत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, उनको गोलियां मार के शहीद किया गया। और हम सारे लोगों की एक ही पुकार है कि गोली क्यों चलाई। जो बाकी सिक्योरिटी रेंजर्स के साथी शहीद हुए, उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत की गई। और हमारी यही डिमांड है जनाब स्पीकर कि एक इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो कि इस चीज की तय में जाए कि गोली क्यों चलाई, किसने ऑर्डर दिया। प्रोटेस्ट के खिलाफ, पुरअमन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ आप नॉन लीथल फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लीथल फोर्स कभी इस्तेमाल नहीं होता जनाब स्पीकर। इसकी तय में यह जाना पड़ेगा, इसके जवाब कौम को चाहिए। मैं वाजे करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 हमारे साथी शहीद हुए, 200 से ज्यादा आज भी वो मिसिंग पर्सन्स हैं, उनको हम लोग प्रिज्यूम डेड या शहीद कैटेगराइज कर सकते हैं। 5000 से ज्यादा अरेस्ट हुई हैं, हजारों लोग जख्मी हुए, पर वो जख्मी जाके कहीं अस्पताल में इलाज मुआवजा भी ठीक तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। वजह कि जो पंजाब पुलिस है या इस्लामाबाद पुलिस या बाकी पुलिस फोर्सेस, उनके खिलाफ जो अननोन FIR है उस पे जाके उनके नाम दर्ज कर देते हैं। वो डर के मारे वो कहीं पे जा भी नहीं सकते हैं। यहां पे जनाब स्पीकर मैं वाज़ेह करता चलूं कि एक पुरअमन एहतजाज आ रहा था, बिल्कुल पुरअमन, कहीं भी ना कोई चीज शीशा टूटा ना कुछ। और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, यहां पे डी चौक पे पहुंचे, लोगों ने उनका वेलकम किया, तकारीर हो जाती, एक दिन बैठ जाते, 2 दिन बैठ जाते, कौन सा जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाता। यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के बाकी लोग ये डी चौक आते रहे, मुख्तलिफ लोग आते रहे, कभी किसी पे गोली नहीं चली। तहरीक इंसाफ के लोगों को, साथियों को क्यों टारगेट किया गया जनाब स्पीकर? यह सवाल आने वाली नस्लें पूछती रहेंगी। उसकी मैं वजह भी बता दूं जनाब स्पीकर। यहां पे शहबाज शरीफ यहां पे मौजूद नहीं है, मॉडल टाउन का खून उसके हाथों पे है, और ऊपर से यह भी जनाब स्पीकर अभी आ गया कि 26 नवंबर का खून भी उसके हाथों पे है। ऑर्डर टू किल शहबाज शरीफ ने दिया, क्यों दिया जनाब स्पीकर? इसका जवाब एक जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी एसरटेन करेगी और बताएगी कौम को। इस तरह हम लोग नहीं छोड़ेंगे। यहां पे सरदार लतीफ खोसर साहब हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं और वकील भी हैं, केस करने जा रहे हैं। ये चीजें ऐसे दबने वाली नहीं है जनाब स्पीकर। मैं आपको बताता चलूं कि सबसे जरूरी बात यहां पे कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने हमें जो हुक्म दिया हुआ है कि एक नेगोशिएशंस कमेटी भी उन्होंने बनाई है, और उस नेगोशिएशन कमेटी में हमारे सीनियर अराकीन उन्होंने डाले हैं। किसी के साथ भी हम लोग नेगोशिएशंस कर सकते हैं। इस मुल्क को हम लोग आगे लेके जाना चाह रहे हैं।
पर उस पे जरूरी है जनाब स्पीकर कि हमारे तहरीक इंसाफ के जो 79 लोग आज भी जेलों में हैं उनको रिलीज किया जाए। वो क्यों मासूम लोगों को झूठे पर्चों में अंदर रखा हुआ है? हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब आज जेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में हैं, उमर चीमा साहब जेल में हैं, मियां महमूद रशीद साहब जेल में हैं, चौधरी जा साहब सेनेटर साहब जेल में हैं, हसन न्याजी साहब जेल में हैं, आजम खान सेनेटर आजम खान स्वाति साहब जेल में हैं, अनगिनत हमारे तकरीबन 86 लोग मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, अनगिनत लोग और इस वक्त जेलों में हैं। उठा के जगहों से उठा के कर रहे हैं। रेशल प्रोफाइलिंग पख्तूनों के खिलाफ हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस यहां पे जनाब स्पीकर जाके देखती है किसी का आईडी कार्ड खैबर पख्तूनख्वा का है, वो मेहनत का शख्स उसको उठा के अंदर डाल रहे हैं जेल में। क्यों? क्योंकि उसकी मादरी जबान पश्तो है। क्या आज एक पख्तून होना इस मुल्क में जुर्म बन गया? ये मेरे यहां पे तालिब इल्म बैठे हुए हैं ऊपर, ये यहां पे तालिब इल्म बैठे हैं जनाब स्पीकर। आज मैं कहता हूं यहां पे ये बाहर जाएंगे, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। आज इनके खिलाफ रेशल प्रोफाइलिंग हो रही है। नो क्रॉस टॉक। आज इनके ऊपर और हम के ऊपर जो पख्तून, हम लोग खैबर पख्तूनख्वा से हैं, हमें रेशली प्रोफाइल किया जा रहा है। वाई? क्यों? हमने इस वतन के लिए जाने दी हैं, हम इस वतन पाक की इस सरजमीन के लिए जान कुर्बान करते रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं कहता चलूं कि उस दिन वाज़े तौर पे हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने और बुशरा बीबी साहिबा ने अपनी स्पीचेस में कहा कि किसने आपके रेड जोन में नहीं जाना, पुरअमन रहना है। बिल्कुल पुरअमन एक एहतजाज था। गोली क्यों चलाई जनाब स्पीकर? शहबाज शरीफ ने क्यों ऑर्डर किया गोली चले? और वो मैं आपको बताता चलूं वो वेपन्स कौन से थे जिनके साथ गोली चली? जनाब स्पीकर, रेमिंगटन 700 7.62 into 51, आप खुद एक शिकारी, आप असला जानते हैं। 7.62 into 51 mm नेटो राउंड, .308 विंचेस्टर राउंड। आपका रेमिंगटन 700, मजल वेलोसिटी उसकी 850 मीटर फी सेकंड, 1 किलोमीटर से ज्यादा तक वो मार करती है। नाइट साइट्स उस वेपन पे हैं। नेटो ने कोलेशन सपोर्ट फंड के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी जंग में वो सिक्योरिटी फोर्सेस को अतिया दिया था। आपका इंटरनेशनल एक्यूरेसी इंटरनेशनल आर्कटिक 7.62 into 51 मिलीमीटर, .308 विंचेस्टर, उसकी भी वेलोसिटी 850 मीटर फी सेकंड मजल वेलोसिटी, 1 किलोमीटर तक वो मार करती है। और ये फायर हो रहे हैं जनाब स्पीकर तकरीबन आपके 150 गज पे। जो गोली 1000 मीटर पे जाके लगती है वो आप 150 मीटर पे मारते हैं। उस गोली की एनर्जी कितनी होती है, उसकी ताकत कितनी होती है, आपको तो पता है, आप शिकार करते हैं जनाब स्पीकर। डेवास्टेटिंग इफेक्ट। उसके साथ साथ या ये काफी नहीं था, M60 लाइट मशीन गन जो पट्टे के साथ चलती है, 50 राउंड्स का एक पट्टा होता है उसका, उसके साथ दूसरा लिंक लगता है। नाइट साइट्स के साथ 800 राउंड पर मिनट वो मशीन गन, लाइट मशीन गन चलाती है। 7.62 टाइम्स 51 मिलीमीटर नेटो राउंड, .308 विंचेस्टर। जनाब स्पीकर, डेवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ वो आप जरा वीडियो सुने। वो क्लैशनकॉफ नहीं थी, क्लैशनकॉफ 30 राउंड का मैगजीन उसमें चढ़ता है, ये मुतवातिर चल रही थी मशीन गन, डेवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ। वहां पे हमारे लोग गिरे, मैतें गिरी। जिस वक्त अस्पतालों में लेके गए वो आज पॉलीक्लिनिक और
आपका पिम्स अस्पताल में रिकॉर्ड गायब। लवाकिन आए मैतों के लिए, कहा गया कि आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का एफिडेविट लिख के दें। यह कहां की इंसानियत है जनाब स्पीकर? यह कहां की इंसानियत है कि अपने निहत्ते लोगों पे आप गोली चलाएं? किसके ऑर्डर पे, मैं पूछता हूं, गोली चली? किसके ऑर्डर पे इस्लामाबाद के दिल में लाइट मशीन गन चल रही है डेवेस्टेटिंग इफेक्ट के साथ? जो गोलियां, जो हथियार आपके 1 किलोमीटर तक इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल होने थे, वो आपके निहत्ते शहरियों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी को कोई शर्म, कोई हया? ये जुडिशल इंक्वायरी इसको अनर्थ करेगी। आपके जनाब स्पीकर, मैं यहां पे अपने साथी अली अमीन खान गंडापुर साहब की ब्रेवरी को, बुशरा बीबी की बहादुरी को, अपने सारे साथी जो यहां पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, चाहे सूबाई असेंबली के हों, चाहे सेनेट के हों, चाहे नेशनल असेंबली के हों, हमारे तंजीम के साथी हों, जो डी चौक में हमारे पार्टी के अरकान आए थे, जो आम शहरी आए थे, उनकी बहादुरी को मैं सलूट पेश करता हूं। वो किस लिए आए थे? सिर्फ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कि हमें जमहूरियत चाहिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। यह तो तारीख में हमने सुना था कि जनरल डायर ने जड़ांवाला बाग में मशीन गन लगा के नेते लोगों को शहीद कर दिया था, मार दिया था। वो तारीख बर्पा हुई है एक बार फिर इस्लामाबाद की डी चौक में, जड़ियांवाला बाग में। जनाब स्पीकर, ये वो तारीख के इंसिडेंट्स हैं जिससे इंसान को सीखना चाहिए था, पर हमने नहीं सीखा, वही चीज रिपीट कर रहे हैं। यहां पे ये मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर, 8:30 बजे पहली गोली चलती है और टीयर गैस शेलिंग की बेतहाशा राउंड शुरू होते हैं। मैं डी चौक में वहीं पे खड़ा था, अली अमीन खान की गाड़ी में जिस वक्त मैं बैठा तो राउंड फायरिंग शुरू हुई। जिस वक्त चौक खाली हुआ तो बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी और हमारी गाड़ी, उधर से हम लोग निकले। हम लोग जैसे ही निकल रहे थे जनाब स्पीकर, 3 कल्टस गाड़ियां जो है हमारा रास्ता आगे रोक रही थी, आहिस्ता कर रही थी, और हमें यह मालूम नहीं था कि ऊपर से स्नाइपर फायर कितनी तेजी से आ रहा था। एक इंटेलिजेंस एजेंसी की काली लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ, वो कहीं पीछे आ रही थी। स्नाइपर्स का ख्याल था कि यह वजीर आला अली अमीन खान साहब की गाड़ी है। उस स्नाइपर ने जनाब स्पीकर उसी बुलेट प्रूफ व्हीकल के पिछले लेफ्ट साइड शीशे में, बुलेट प्रूफ शीशे में एक आर्मर पियर्सिंग राउंड मारा, जो पियर्स कर गया। आर्मर पियर्सिंग था। आपको मालूम है बुलेट प्रूफ हो या ना हो, वो तो इंजन ब्लॉक के जरिए, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के जरिए वो गोली निकल जाती है, आर्मर पियर्सिंग राउंड। उसने वो पेनेट्रेट कर दी। टारगेट कौन था? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब या बुशरा बीबी साहिबा? ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स वहां पे शुरू होती हैं। अली अमीन खान साहब की गाड़ी को, सीएम की गाड़ी को, खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर, उसकी गाड़ी को मल्टीपल जगह रोका जाता है। मैं इसलिए बता सकता हूं, मैं साथ मौजूद था। हम लोग जनाब स्पीकर, इनकी गाड़ियां जिस वक्त कश्मीर हाईवे की तरफ गई हैं, एक दूसरी गाड़ी ने आके इनकी सिक्योरिटी गाड़ी को, पुलिस की गाड़ी को पीछे से हिट किया और उसका टायर ही कोलैप्स करा दिया, केपी पुलिस की गाड़ी का। वहां से ये टर्न अराउंड करके ऊपर मरगला रोड की तरफ आते हैं, फैसल एवेन्यू, ये जो फैसल मस्जिद की रोड है, वहां पे उनका रास्ता फिर रोका गया, गाड़ियों ने रोका। अननोन गाड़ियां, बुलेट प्रूफ आर्मर्ड गाड़ियां, इन पे पिस्तौल ताना जाता है, फायर होता है। वहां से इनकी ये गाड़ी और डिसेबल होती है। वहां से ये निकलते हैं और मोनाल का जो रास्ता है उस पे आते हैं। मैं इनसे आगे था, रेडियो पे कॉल आती है कि जी वो अरेस्ट हो गए हैं। 1 मिनट बाद आता है, नहीं निकल आए हैं। 10 मिनट के फासले से मैं ऊपर पहुंचता हूं तो मोनाल का जो, जहां पे वो मसमार की है रेस्टोरेंट, उधर से वहां पे उन्होंने चौकी एक लगाई हुई थी, 2 डंपर ट्रक खड़े थे। हम लोग साइड से होकर निकले। पुलिस की हल्की फुल्की वहां पे नफरी थी।
पर 10 मिनट बाद जो मंहाजर थे वहां पे जनाब स्पीकर, आखिरी मोड़ जो मुनाल को आदमी आता है, हेयर पिन मोड़, वहां पे आके गाड़ी ने पीछे से इनको फिर हिट किया, आर्मर्ड कार ने, एक आर्मर्ड जीप ने। उसके बाद आगे एक दूसरी हेड ऑन गाड़ी आती है, उसने हिट करने की कोशिश की, उधर से बचे। आगे जाते हैं तो मुनाल के करीब 2 डंपर ट्रक जो हैं उन्होंने खड़ी की हुए हैं। इतना गैप था कि इन्होंने उसके बीच में से गाड़ी निकाल दी। मौजूदा था ये वहां से निकले हैं, आगे खारदार तारें और सीमेंट के बड़े ब्लॉक लगे हुए हैं, उसके ऊपर से गए, इनको चारों टायर गाड़ी के बर्स्ट हो गए, वो गाड़ी उससे टपक के आगे गई और मुनाल से लेके हरीपुर की बाउंड्री तक 10 किलोमीटर का फासला है। एक दूसरा बैरिकेड लगा हुआ, वहां पे इनको रोकने की कोशिश की गई, पिस्तौल उनके ऊपर ताना गया, फायर हुआ, वहां से ये लोग निकले। मैं वहां पे हरीपुर की बाउंड्री पे खड़ा था जिस वक्त गाड़ी देखी जनाब स्पीकर, तो खुशकिस्मती के साथ जो इनकी बुलेट प्रूफ व्हीकल थी वो रन फ्लैट टायर्स थे, ये टायर फट जाए आखिरी उस पे वो कुछ किलोमीटर आप उस पर रन कर सकते हैं, उससे शोले निकल रहे थे। गाड़ी जवाब दे चुकी थी, दूसरी गाड़ियों में ट्रांसफर किया। हरीपुर की तरफ हम लोग जाके और पेशावर हमने जाना था। रास्ते में मुनाल से और आपका हरीपुर के आधे रास्ते में पहुंचे तो पता चला कि रेंजर्स वहां पे आ गए। 300 से ज्यादा रेंजर्स की नफरी बिन बुलाए। अगले दिन अली अमीन खान साहब ने मानसेरा में IGKP अख्तर हयात खान गंडापुर से और उनके चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि रेंजर्स KP में कैसे आई, किसने इजाजत दी। उन्होंने कहा रेंजर्स आ ही नहीं सकती जब तक सूबाई काबीना उसको इजाजत नहीं देती। इजाजत ही नहीं थी, फिर भी आ गए और रोड्स उन्होंने मल्टीपल ब्लॉक किए हुए थे पूरी रात। टारगेट कौन था? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा। हमने दूसरे पहाड़ों में से रोड लेके हम लोग मानसेरा की तरफ गए। वहां जी ओए आप करें ना, आप जरा वहां पे गोलियां खाएं, मैं फिर देखता हूं। 2-3 गोले खाए, आपको पता लगे, इनको पता लगे जनाब स्पीकर। Order in the house. No cross talk, please. जनाब स्पीकर, मैं आपको बताता हूं, जिस वक्त मानसेरा पहुंचे, अली अमीन खान साहब ने जब चीफ सेक्रेटरी और IGKP से पूछा, उन्होंने कहा हमारी इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा इन रेंजर्स के खिलाफ आप FIR करें। तब वो वहां से हरीपुर से निकले। मैं पूछता हूं जनाब स्पीकर, ये सारी चीजें विद टाइमलाइंस आपको मैं बता रहा हूं। ये जब सारा हो रहा था, गोली किसने चलाई इस्लामाबाद में? जिम्मेदार शाहबाज शरीफ। रेंजर्स किसने भेजी हरीपुर में KP में बिन बुलाए, बगैर इजाजत के? जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट और शाहबाज शरीफ। ये गैर आईनी गैर कानूनी इक़दामात जो हो रहे हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, उसके खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट कौन कर रहा है? आपका शाहबाज शरीफ। ये वो सूरत हाल है जनाब स्पीकर जिसका इस हाउस ने और इस कौम ने और इस जुडिशरी ने नोटिस लेना होगा और जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जनाब स्पीकर जब तक ये जवाबात हमारे पास नहीं आते। क्या हम लोग एक वर्चुअल मार्शल लॉ में है? ये तो रियासती दहशतगर्दी हो रही है। मॉडल टाउन में रियासती दहशतगर्दी थी, डी चौक में रियासती दहशतगर्दी है। ये कब तक ये सारा कुछ चलेगा जनाब स्पीकर? क्या यही होगी रियासत के? हम सारा हिस्सेदार हैं। रियासत क्या होती है? मैं फिर आर्टिकल 7 आप पढ़ के देख लें। आर्टिकल 7 में आईन पाकिस्तान में वाज़े लिखा है, रियासत होती है मजलिस शूरा, जिसमें ये ऑगस्ट हाउस नेशनल असेंबली और हमारी सेनेट शामिल है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट शामिल है, जिसमें सूबाई हुकूमत शामिल है, सूबाई असेंबलियां शामिल हैं, जिसमें वो इदारे जो कि टैक्स नाफिज कर सकते हैं। बाकी सब के सब उनके मातहत रियासत के औजार हैं। वो अपने आप को रियासत नहीं कह सकते हैं, वो रियासत के औजार हैं जनाब स्पीकर। जब रियासत का एक फर्द रियासत के दूसरे फरीकैन पे हमला आवर हो,
जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है वो उठ के, इसने तो सीट नहीं अपनी जीती, यहां पे मेंबरान जो हाउस है ये तो इनकम्प्लीट है। ये जब एक चीफ मिनिस्टर और एक छोटे सूबे के चीफ मिनिस्टर और एक हसास सूबे के चीफ मिनिस्टर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट करता है जनाब स्पीकर, फिर वहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहती। जनाब स्पीकर, इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, जिस वक्त हम लोग हजारा मोटरवे पे आ रहे थे, मैं वहां पे खड़ा था, टीयर गैस शेलिंग शदीद हो रही थी, वाज़े तौर पे टारगेट हुआ, एक टीयर गैस का राउंड आके छाती में लगा, दूसरा यहां पे गले पे आके लगा। इसका भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग पर्चे करेंगे और इनके वुज़रा पे और इसके शहबाज शरीफ के ऊपर करेंगे और इनके एहलकारों पे इंशाअल्लाह ताला पर्चे होंगे। जनाब स्पीकर, यहां पे आप आवे का आवा या बिगड़ा हुआ है, मैं आपको उनकी जिंदा मिसालें बताता हूं। मेरे 4 मुलाजमीन और 2 गाड़ियां, अभी इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। हरिपुर के अंदर से उनको उठा लिया जाता है और मुलाजमीन को 3 दिन बाद सेक्रेटेरिएट थाना इस्लामाबाद में उनके ऊपर पर्चा होता है। 2 गाड़ियां, 1 लाख रुपए नकदी, ड्राइवर्स लाइसेंस, चेक बुक्स, ये गायब अभी तक। मैंने उसी वक्त दूसरे दिन एप्लीकेशन दी इन साथियों को और अपनी गाड़ियों को बरामद करने की। एप्लीकेशन मैंने दी डीपीओ हरिपुर को कि एफआईआर आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के खिलाफ, उसके डीआईजी और एसपी के खिलाफ करें, क्योंकि उन्होंने मेरे लोगों को वहां पे गैर कानूनी तौर पे हरिपुर में से जाके अगवा किया और वो प्रूफ भी मेरे पास मौजूद है। उन्होंने जब यहां पे लाया, मैंने कहा इनके खिलाफ आप पर्चा करें, पर यहां पे फेडरल गवर्नमेंट की नेगेटिव इंटरफियरेंस इस हद तक है केपी के अंदर कि जो आपका आईजी खैबर पख्तूनख्वा है अख्तर हयात खान गंडापुर, उसने हरिपुर के डीपीओ को ऑर्डर किया कि आपने इस्लामाबाद के आईजी अली नासिर रिजवी के खिलाफ, डीआईजी के खिलाफ, एसपी के खिलाफ आपने पर्चे नहीं एफआईआर लॉन्च करना। यहां तक इसकी इन्वॉल्वमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की जनाब स्पीकर। और क्यों? क्योंकि आईजी केपी को अपनी नौकरी पक्की करनी है। वो देख रहा है कि उसको कहीं पे अच्छी जगह पे ट्रांसफर आगे मिले या रिटायरमेंट के बाद उसको एडजस्ट किया जाए। इन चीजों को हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। जी, ये जनाब वीडियो स्पीकर, ना बनाएं, ये हाउस में कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, प्लीज। जनाब स्पीकर, इस पे आपकी तवज्जो चाहता हूं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के साथ वसीला वजीर आजम इमरान खान साहब बने के इस हाउस में भारी अक्सरियत के साथ हम सारे यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं। मैं अपने वजीर आजम इमरान खान साहब का मशकूर हूँ, इन साथियों का मशकूर हूँ जिन्होंने बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलेक्ट किया। जनाब स्पीकर, अडयाला जेल हम लोग जाते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हमारे चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा साहब, हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली, बजाते मैं खुद, हम लोग हमारे स्पीकर असद कैसर साहब आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो हम लोग वहाँ पे अडयाला जेल में पिछले महीने जाते हैं जनाब स्पीकर। पिछले महीने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और कोर्ट ऑर्डर्ड मुलाकात। 3 बजे का टाइम, 5 लोग अडयाला जेल के सामने खड़े हैं, पुलिस आती है, चौकी वाली उन्होंने हाथ से पकड़े, वो कहते हैं जी आप सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये कोई मजाक है? ये कोई मजाक प्रोग्राम बनाया हुआ है? वो उठा के अंदर बंद करते हैं और कहते हैं जी हमें हुक्म जो है वो ऊपर से आया है। वो ऊपर जरा डिफाइन कर दें, वो कौन सा ऊपर है? वो कौन है ऊपर? शहबाज शरीफ है, XYZ है, कौन है ऊपर? 4-5 घंटे वहां पे हमें बिठाई रखा जनाब स्पीकर, और कहा कि जी हम लोग मजबूर हैं, हमें मालूम है हम गलती में है। वहां पे मैंने जो ASI गाड़ी मेरी फ्लैग कार लेके अंदर लेके जा रहा था,
माफिया मांग रहा था, कह रहा था कि जी यहां पे इंटेलिजेंस वालों का हुक्म है, खुद हमें बता रहा है, ये गवाह है मेरे साथ। ये एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है जनाब स्पीकर। उसके बाद 5 दिसंबर 2024, आज होगी ये 10 तारीख, 4 दिन पहले, यहां पे अहमद चट्टा साहब मौजूद होंगे, यहां वो बैठे हैं, ये राय साहब, हम लोग सारे उधर ही थे। हम लोग उधर से निकल रहे हैं, पंजाब पुलिस की जो अड्याला चौकी में 3 SHO सामने आए, उन्होंने कहा जी आप जरा आ जाएं, आपकी बेलें चेक करनी है। कोर्ट से, अदालतों से हमारे पास बेलें मौजूद। हमने कहा ये देखें, मैं हंस पड़ा, मैंने कहा जी चेक कर लें, तसल्ली कर लें अपनी। उन्होंने जनाब बेल पढ़ी, व्हाट्सएप लिए, आगे पीछे जिधर भेजना था भेजा। SP आया, उसने फरोला। मैंने कहा इसकी ट्रांसलेशन कर लो, ये कोई गुरमुखी में नहीं लिखा, आजकल को गूगल ट्रांसलेटर है, वो आपको गुरमुखी भी ट्रांसलेट करके 1 सेकंड में दे देता है। पर नहीं, वहां पे उनका ये मकसद था कि इलेक्टेड लोगों को वहां पे ज़दकोप करें, तस्लील करें। रात को 10:30 बजे उन्होंने खुद, वो SHOs हमें कहते हैं, उसका नाम मैं बता देता हूं, एतजाज उसका नाम था, एक का नाम तैयब था और एक और SHO था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। इन्होंने कहा जी कि हम मजबूर हैं, आपको मुख्तलिफ पर्चों में हमने डालना है। अटक के पर्चे में डाल दिया, फैसलाबाद में डाल दिया, सियालकोट में डाल दिया, मुख्तलिफ जगहों में। चले ठीक है, हमने कहा यार फिर आर करो या पार करो, फिजिकल हमें फिर थाने ले चलो, पर नहीं। कोर्ट, क्योंकि ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट रावलपिंडी ने नोटिस लिया, हम लोग वहां पे गए। जनाब स्पीकर, वहां पे जज साहब ने कहा अगले दिन सुबह आए। अगले दिन सुबह पेश होते हैं तो पुलिस को वो कहते हैं ये तुमने किया क्या है? इलीगल कन्फाइनमेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की। जनाब स्पीकर, आपने हैसियत डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर है आज सादिक साहब ने, आप लोगों ने इस हाउस का ऑनर जो है वो अपहोल्ड करना है। ये पंजाब है या ये कोई पक्के के डाकू यहां पे लगे हुए हैं? कच्चे के डाकू इनसे कंट्रोल नहीं होते हैं, और यहां पे पक्के के डाकू आके जो है इन्होंने पूरा निजाम आवे का आवा बिगड़ाया हुआ है। मुस्बत चीज इनसे हो नहीं रही, मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ। फाइनेंस कमेटी में मैंने जिस वक्त क्वेश्चंस पूछे, जवाब उनके पास था नहीं। मईशत का ये बड़ा खुश है कि जी रेमिटेंसेस ज्यादा हो रही हो। भाई उसका ड्रिल डाउन तो करो, जरा अक्ल इस्तेमाल करो। रेमिटेंसेस इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने वो रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया था, FATF कराया था, जिसके जरिए बैंकिंग चैनल्स के जरिए पैसे आ रहे हैं। और इस वक्त इंडस्ट्री आपकी ठप है। लोग अपना चूल्हा जलाने के लिए बाहर से अपने रिश्तेदारों से पैसे मंगवा रहे हैं। जनाब स्पीकर, रूट कॉज पे जाया करें। इकोनॉमी इज डेड, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डेड है। ये वो हालात और वाकयात है जनाब स्पीकर। और उल्टा ये खुश हो रहे हैं कि जी महंगाई कम हो रही है। आ जाए मेरे साथ, आ जाए जनाब स्पीकर। किसी रेडी वाले से पूछे, किसी दुकानदार से पूछते हैं, इन साथियों से पूछते हैं, यहाँ पे आप सार्जेंट एट आर्म से पूछते हैं, सेक्रेटरी साहिबान से पूछते हैं, इन यहाँ पे आप अपने साथियों से पूछ लें कि महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है, ये आपको बता देंगे। चुप करके उनसे पूछ लीजिएगा, आपको कान में बता देंगे। महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, पर इनको क्या लगे? इनके तो सब कुछ बाहर, इनको क्या लगे? गरीबों को इनको परवाह नहीं। इनको क्या लगे? इनको तो एक चीज आती है कि ऑर्डर करें कि लोगों को गोली मारें। ये कन्वेंशंस और उसमें कह दें कि जी पॉपुलेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। इनको एक ही तरीका कार मिला है कि गोलियां मार के पॉपुलेशन कंट्रोल करना। इनको सिर्फ यही तरीका कार मिला है दुनिया में। जनाब स्पीकर, ये हकायक है, इससे आदमी आंखें इधर उधर नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? बार उन्होंने कहा है, वो शख्स जो कि आज जेल में गैर कानूनी तौर पे बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कोई केस है नहीं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था, पर हुकूमत ने उनको अंदर रखा हुआ था। फॉल्स केसेस उनके ऊपर डाले हुए।
हमारे जितने यहां पे साथी हैं, जितने, किसी के ऊपर साइकिल चोरी है, किसी के ऊपर मोटरसाइकिल चोरी है। ये शरफ अफजल खान मरवत साहब और मैं आज सुबह भी एटीसी अदालत में खड़े थे, वहां से मैं जा रहा था, मैंने कहा जी एटीसी अदालत इस्लामाबाद भुगती, आधे घंटे बाद एटीसी अदालत रावलपिंडी, उसके बाद 2 सेशन अदालतें इस्लामाबाद की। हर जगह हमारे खिलाफ केसेस, और ये आप कहते हैं यहां पे रूल ऑफ लॉ है। जहां पे स्पीकर, ये मुल्क तब तरक्की करेगा जब यहां पे लीडरशिप स्ट्रांग होगी, जब यहां पे आईन और कानून की पासदारी होगी। जिस वक्त आपको राइट होगा कि आप आवाज बुलंद कर सकें बगैर किसी डर के आप पे 7.62 की गोली आके आपके सीने में लगेगी। ये लोग कहते हैं कि जी हमें ये बताएं कि कितने लोग शहीद हुए। मैं आपको बताता हूं, 12 हमारे साथी शहीद कंफर्म्ड, उनके जनाजों के फोटोग्राफ्स, उनकी मैतों के चेहरे मुबारक के फोटोग्राफ्स, उनकी तदफीन के फोटोग्राफ्स और वीडियोस हमने चलाई हैं। शेख वकास अकरम साहब थे और मैं था, हमने पेशावर में वो वीडियोस चलाई। उसके बाद 200 से ज्यादा, ये जरूरी सुन लें जनाब स्पीकर, 200 से ज्यादा हमारे लोग मिसिंग, मैं फिर रिपीट करता हूं, प्रिज्यूम डेड और शहीद, 5000 से ज्यादा अरेस्ट्स, सैकड़ों लोग जख्मी। कौन जवाब दिया जनाब स्पीकर? जिस मुल्क में यह हो रहा होगा, खाक की इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे मुल्क तरक्की करेगा? इसीलिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखें, आपका डेड है, जीरो ग्रोथ, कोई इंप्लॉयमेंट जनरेशन नहीं। ये जनाब स्पीकर, आखिर में मैं कहता हूं कि ये जो हमारे साथी हैं, इनको रिलीज ना किया गया जो बेकसूर अंदर बंद है, और हमारा 9 मई का और सानिया 26 नवंबर 2024 डी चौक का सानिया, और जो हमारे पख्तूनों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन एक जुडिशियल इंक्वायरी या कमीशन के जरिए ना हुआ तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम लोग पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी दुनिया में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की मुहिम लॉन्च करें, और वो पुरअमन सिविल डिसोबीडियंस की मुहिम, वो हमारा हक है, वो हम लोग लॉन्च करेंगे। उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, वो हमने इन्यूमरेट भी किए हैं, और वो जोर शोर से इंशाल्लाह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी, ख्वाजा आसिफ साहब का माइक खोलें। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जनाब डिप्टी स्पीकर, एक लंबी दास्तान लीडर ऑफ अपोजिशन ने सुनाई है। आज तकरीबन 12-13 दिन हुए, 14 दिन हो गए हैं। 26 नवंबर को अभी तक ये पता नहीं लग सका कि ये 12 बंदों की हलाकत हुई है, 278 की हुई है, हज़ारों की हुई है, 50 की हुई है, 30 की हुई है। अभी तक जो है ये नंबर जो है हमें नहीं बता सके या आवाम को नहीं बता सके। जनाब आला, इन्होंने खोसा साहब का जिक्र किया है। खोसा साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड। मेरा ख्याल है अहमद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने 278 कहा। जहाँ लोग बैठे हुए हैं, इस हाउस में लोग बैठे हैं जो 40 कहता रहा है, कोई 50 कहता रहा है, कोई 70 कहता रहा है। जो 12 का जिक्र इन्होंने किया, ना अभी तक उन्होंने कोई ID कार्ड नंबर, कोई जनाजे, कोई कब्रें, कोई वरसा, कोई सामने नहीं आया। ये समझते हैं, मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई जो शऊर है कौम का, उसकी तौहीन है कि इस किस्म की हवाई बातें करना, बग़ैर किसी सबूत के करना, और रेटरिक भी इस्तेमाल करना। और रेटरिक इस्तेमाल करने का भी कोई एक फ़न होता है, एक आर्ट होता है। इस तरह नहीं है कि आप बंदूकों के जो है कैलिबर बताते रहें, जैसे POF में जो बैठे हुए हैं लोग जो है यहाँ पे। आधा वक्त तो इन्होंने अपनी तकरीर का
बंदूकों के कैलिबर बताने में लगा दिए। सियासी तकरीर है, सियासी तकरीर में से सियासी बातें करें। इनके अंदर इस वक्त इतने इख्तलाफात हैं कि हर बंदा एक अलहदा स्टेटमेंट देता है, एक अलहदा स्टैंड लेता है। इनकी मुकम्मल लीडरशिप जो है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ख्वाजा आसिफ साहब का माइक खोले। जनाब आला, इनके जितने लीडर हैं उतने बयान हैं। इनकी तकरीर में जो मैंने मतलब जो अख़ज़ किया है कि जब ये बरास्ता मुनाल भागे हैं यहाँ से, तो बुशरा बीबी इनके साथ थी। बुशरा बीबी ऑन रिकॉर्ड हैं कि मुझे छोड़ के सारे लोग जो है भाग गए, दौड़ गए। चले मैं तरमीम कर लेता हूँ। भगौड़े ये सारे लोग भाग गए। और दूसरा ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे हमला हुआ, इनके वर्करों ने उनको डंडे मारे, उनके गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जब वो भाग रहे थे, तो उनके गार्ड्स ने जो है फायरिंग की अपने वर्करों के ऊपर। यह भी चीज ऑन रिकॉर्ड है। सर, ये कम से कम इस हाउस के सामने कोई यूनिफाइड किस्म का बयान जो है, जिसमें कोई तसलसल हो, जिसमें कोई कोहरेंस हो, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस ना हो, वो तो कम से कम पेश करें। अपना अपना रिकॉर्ड जो है वो तो स्ट्रेट कर लें। एक बात पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इन्होंने अब एक नया कार्ड जो है प्ले करना शुरू किया है, और उस सुबाइयत का कार्ड है। एक शख्स हमारे यहां पे 11-12 साल हुक्मरान रहा, उसका नाम अयूब खान था। बांग्लादेश बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर जाती है, बल्कि उसने बाकायदा कैंपेन चलाई बांग्लादेश बनाने की कि मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो जाए। आज उसके रिश्तेदार जो हैं यहाँ पे सुबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। इस मुल्क के ऊपर जनाब डिप्टी स्पीकर, जितना हक किसी पंजाबी, सिंधी, बलोची का है, उतना ही पश्तून का है। हम 4 भाई हैं इस खानवादे में जिसका नाम पाकिस्तान है। अब अगर इनके कहने पे किसी और सूबे से एक बंदा भी ना आए, जनरल सेक्रेटरी साहब इनके अकेले अपनी गाड़ी में लाहौर फिरते रहें, और जहां पे 4 बंदे इकट्ठे हुए थे वहां पे वो ना पहुंचे, तो इसमें लोगों का क्या कसूर है?
इसमें पश्तून वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या एक्सप्लॉइट करने की क्या ज़रूरत है? और वहाँ से भी अगर सरकारी मुलाजिम लाए जाते हैं, वहाँ से पुलिस जो है सफ़ेद लिबास में लाई जाती है, और ये सारा उस वक़्त उनको ख्याल नहीं आता कि वो भी पश्तून हैं। पारा चिनार में जो कत्लेआम हो रहा है वहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर का वो भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपने सूबे में अमन कायम करे, अपने सूबे में जो हैं जो हकूक़ हैं अपने सूबे के रहने वालों के, उनके हकूक़ जो है बजा लाए। उनको छोड़ के उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की और उसका नतीजा क्या निकला? तीसरी दफ़ा जो है वो चढ़ाई इनकी नाकाम हुई। और ये लीडरशिप जानती है इनकी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि बानी पीटीआई ने संजानी का एग्री किया जब रात को 10 बजे जेल खोली गई, लेकिन उनकी बेगम साहबा ने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा, मैं उनको इल्ज़ाम नहीं देता, क्राउड देख के वैसे ही बंदे का जो मीटर फिर जाता है कि इतना क्राउड था, उन्होंने कहा जी चलें जी डी चौक चलते हैं। और ये जो है उसके बाद जब ये वहां से पसपा हुए हैं, भागे हैं, दुम दबा के भागे हैं, सारी की सारी लीडरशिप अपने वर्करों को छोड़ के भागी है। और वर्कर वीडियो मौजूद है, आप इस हाउस में उस दिन की वीडियो चलाएं, आपको पता लग जाएगा कि गोली किसने चलाई, फायरिंग किसने की, कौन वहां से भागा, कौन बड़के लगा रहा था। और जब कन्फ्रंटेशन का मौका आया, जब धरने का मौका आया या खड़े रहने का मौका आया, तो कौन कौन वहां से भागा है। और इनको ये रास्ता मिल गया हुआ है, सारे जो मुनाल के रास्ते भागते हैं। तीनों दफा जब ये भगौड़े हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब तीनों दफा पहले केपी खड़े होते हैं, उसके बाद कोसार कॉम्प्लेक्स खड़े होते हैं, उसके बाद पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, उसके बाद 12 जिलों से जो है पेशावर पहुंच जाते हैं। जनाब स्पीकर, ये तौहीन है इज्तिमाई शऊर की जो ये बातें करते हैं। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास तो बंदूक का या कोई लाइसेंस भी नहीं है, मैं जानते ही नहीं हूँ क्या रेंज होती है और कौन सी स्नाइपर राइफल होती है और कौन सी फलानी होती है, रेमिंगटन वगैरह क्या क्या इन्होंने बात। लेकिन अब सिविल नाफरमानी की इन्होंने कॉल दी है। आज से 10 साल कबल भी इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी और कंटेनर पे खड़े होकर बानी पीटीआई ने खुद जो है मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स को जो है आग लगाई थी और लोगों को कहा था कि यूटिलिटी बिल्स ना देना। किसी ने उनकी कॉल के ऊपर जो है लबैक ना कहा। लोगों ने यूटिलिटी बिल्स भी दिए और उनकी कॉल जो है वो फेल हो गई। आज भी मेरा चैलेंज है इनको, अल्लाह के फजल से इनको कोई पाकिस्तानी जो है वो यूटिलिटी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। कोई एक्सपैट पाकिस्तानी जो है, बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं, वो अपने घर अपने मुल्क में तरसीलात बेचना जो है वो बंद नहीं करेंगे। ये ज़रूर करें। मैं इसरार करता हूँ कि ये नाफरमानी, सिविल नाफरमानी के ऊपर ज़रूर खड़े रहें, इस स्टैंड लें। इंशाअल्लाह ताला ये जिस तरह इनके 3 हमले जो हैं वो फेल हुए हैं, इसी तरह ये सिविल नाफरमानी की कॉल भी जो है फेल होगी। जनाब वाला, अफसोस की बात है कि जब इतनी हजीमत उठानी पड़ती है, जब इतनी शिकस्त उठानी पड़ती है, जब इस तरह भागना पड़ता है मैदान से, तो उसके बाद सुबाइयत का कार्ड खेलना जो है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ जो है वाबस्तगी वफादारी की का तकाजा ये है कि इस हाउस में आप मेंबर हों, इस हाउस ने आपको इज्जत दी हो। जो इसका वफाक का हाउस है, उस हाउस में खड़े होके ऐसे बीज बोने की कोशिश की जाए और बाकायदा जो बच्चे ऊपर बैठे हैं उनको एड्रेस करके बात की जाए, क्योंकि वो बच्चे जो हैं हमारे सूबे केपी से आए हुए हैं। इससे ज़्यादा घटिया और क्या हरकत हो सकती है? सर, ये डीएनए पे बड़ा डिपेंड करता है, बहुत डिपेंड करता है डीएनए के ऊपर।
कि इंसान का डीएनए किस किस्म का है। अगर आपके डीएनए में पावर यूजर्व करने की ट्रेडिशन हो, उसके जरासीम हो, आमरीयत के जरासीम हो, और बेशुमार किस्म को, मैं लंबी बातों में नहीं जाना चाहता, तो फिर वो इस किस्म की बातें करते हैं कि ये इनकी शिकस्त खुर्दा जो जहनीत है उसकी निशानदेही करते हैं। ये अल्फाज जो हैं जो इन्होंने इस्तेमाल किए वफाक के खिलाफ, पाकिस्तान की वहदत के खिलाफ, जो इन्होंने बीज बोने की कोशिश की है। जनाब वाला, मैं कंक्लूड करता हूं कि इनके 3 हमले नाकाम हुए। बड़ा बोल नहीं बोलता, अल्लाह के फजल से इनका सिविल नाफरमानी वाली कॉल भी नाकाम होगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो 26 नवंबर के दिन जिन जिन बातों पे ये एग्री कर चुके हुए थे, इनके वर्करों को पता लग जाए तो जिस तरह जूतियां खा के उस दिन भागे थे, उससे ज़्यादा जूतियां खाई जाए। और ये ढाल बनाना ख्वातीन को, और फिर खातून जो है वो अपने खामद से भी ज़्यादा एम्बिशियस हों, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इनकी पार्टी का। अल्लाह ताला पाकिस्तान को किसी इनके हाथों से नुकसान को बचाए। 4 साल की इनकी हुक्मरानी में जो नुकसान पहुंचा है, आज भी पाकिस्तान जो है उसका भुगतान कर रहा है, उसके नतायज को भुगत रहा है। उस डिसमेंटल्ड सिचुएशन को, एक जो है खंडरात जो छोड़ के गए थे, आज उस पर अल्लाह के फजल से फिर अमारत तामीर होनी शुरू हो गई है। इस मुल्क में जो है तरसीलात बढ़ी हैं, 4 से 6 बिलियन डॉलर मंथली सालाना तरसीलात बढ़ी हैं। स्टॉक मार्केट 1 लाख जो है चली गई है। हमारा जो पॉलिसी रेट जो है वो 5.5% वो नीचे आ गया है। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो रिप्लेनिश होने शुरू हो गए हैं। इन्फ्लेशन जो है हमारी सिंगल डिजिट के ऊपर, लो सिंगल डिजिट पे आ गई है। ये बावजूद इस बात के कि इन्होंने डिसरप्शन करने की पूरी कोशिश की है कि कहीं इकोनॉमिक रिकवरी ना हो जाए। एक दिवालिया सूबे की लीडरशिप लेके बार बार हमला कर रहे हैं, जिसके पास तनख्वाहें देने के साथ पैसे नहीं है, अस्पताल चलाने के पैसे नहीं है, स्कूल चलाने के पैसे नहीं है। पहले अपने सूबे की खिदमत करें, फिर कोई जो है कोई लिसानियत की या सुबाइयत की बात करें। पहले कुछ डिलीवर तो करें। आपने 4 साल में क्या डिलीवर किया? आप पिछले 10-12 साल से हुक्मरान है केपी के अंदर। केपी को बाकी सूबों के साथ कंपेयर कर लेना। क्या आपने वो सूबा जो है अच्छा खासा खाता पीता खुशहाल जो है सूबा जो है उसमें दहशत गर्दों को ला के बसा दिया? सारे सूबे में दहशत गर्दी है, वहां पे इतना खून खराबा हो रहा है। उस खून खराबे को छोड़ के आप खून खराबा करने जो है डी चौक में आ जाते हैं। जनाबे वाला, ये इस मुल्क के साथ वाबस्तगी या मोहब्बत या कमिटमेंट की निशानी नहीं है। इन लोगों का क्या एक ऐसा एजेंडा है जो खुदा न खास्ता इस मुल्क की दुश्मनी का एजेंडा है, जो हम नहीं अचीव होने देंगे, कथित तौर पे अचीव नहीं होने देंगे। ये जितनी बार चाहते हैं हमला आवर हों, हर दफा ये भागेंगे, हर दफा इनके जो वर्कर्स हैं उनको पता लग गया कि इनकी क्या औकात है। ये जितने लीडर हैं उतने इनके ओपिनियन हैं। इतने इख्तलाफात जो हैं आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में नजर नहीं आएंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी में एक होती है, एक डिसिप्लिन होता है। जब वो बातें करते हैं उसमें कोई कोहेरेंस होती है बातों में आपस में। आधी लीडरशिप से ज्यादा जो है वो तो रिजाइन कर गई थी उस दिन 26 नवंबर को। किस बात पर रिजाइन कर गई थी? अपने इंटरनल इख्तलाफात की वजह से रिजाइन कर गई थी। अंदर की बातें मैं ज्यादा लंबी नहीं बताना चाहता, बात चीजें अमानतन है हमारे पास कि इन्होंने हमसे राब्ते किए या आज राब्ते कर रहे हैं या कल राब्ते कर रहे हैं, और अब राब्तों में क्या कह रहे हैं ये, और बानी पीटीआई क्या पैगाम भिजवा रहा है बाहर। खुदा का वास्ता है, सुबाइयत या लिसानियत या इस मुल्क में कोई ऐसे बीज न बोएं जिसकी फसल जो है कल जो है सारे पाकिस्तान को काटनी पड़े। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, आपकी इत्तला के लिए
अर्ज़ है कि ये जो लॉबीज़ हैं हमारी आइज़ और नोज़ की, ये हाउस का हिस्सा हैं और हमारे एडवाइज़री में आज ये तय हुआ है कि वहाँ पे किसी मेंबर के पीए को या उनके बच्चे को वहाँ सख्ती से मना किया जाएगा कि कोई उस पे ना आ सके। सिर्फ मेंबरान के लिए है और ये मेंबरान के ही लिए लॉबीज़ रहेंगी। और अगर सिक्योरिटी वालों पे किसी मेंबरान ने कोई कोई दबाव डाला या उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन लाए तो वो प्रिविलेज मोशन भी एडमिट नहीं होगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आइंदा से प्लीज़ सख्ती से कहा गया है सिक्योरिटी को कि मेंबरान के अलावा इन दो लॉबीज़ में कोई नहीं होगा। शुक्रिया जी। इंजीनियर हमीद हुसैन साहब, थोड़ा टाइम की पाबंदी कीजिएगा, हमने एजेंडा भी लेना है प्लीज़। अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने बोलना है, अमीर मुकाम साहब ने बोलना है। जी प्लीज़ बोलें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं मशकूर हूँ आपका और पूरे हाउस का कि उन्होंने शुहदाए कुर्म के लिए दुआ कर ली। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं अफसोस के साथ ये बताऊंगा कि मैंने एडजर्न मोशन जमा किया था लेकिन उसको एजेंडे में शामिल ही नहीं किया गया। जनाब स्पीकर, आज तक हर सेशन में मैं मिन्नतें करता आ रहा हूं कि खुदारा मेरे हल्के पर रहम करो, मगर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, जिसकी वजह से हाल ही में सैकड़ों जानें ज़ाया हो गई। हमारे फरियादों पर जवाबन ये कहा जाता है कि सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है। मुझे इस हाउस में सूबाई हुकूमत के लिए नहीं भेजा गया, मुझे जो हल्के ने भेजा है, मुझे कौमी असेंबली में भेजा गया है। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि लोग सैकड़ों के हिसाब से शहीद हो रहे हैं और ये पूरी मुल्क की जिम्मेदारी है, सिर्फ सब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। पूरी अरसे में हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। जंग जदाल को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा, बच्चे यतीम हो रहे हैं, माएं अपने प्यारों के लिए तरस रही हैं और साथ साथ कुर्म का वो वाहिद रास्ता, एक ही रोड जो कि 12 अक्टूबर से बंद है। मैं पहले पिछले सेशन में भी ये फरियाद करता आ रहा हूं कि रोड के लिए खुदारा हुकूमत से इल्तिमास करता रहूं कि कुछ कर ले। अब उधर के हालात ऐसे हैं कि ग़िज़ाई अजनास ख़त्म हो गए हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, पेट्रोलियम मसनूआत ख़त्म हो गई हैं और 2 महीने गुजरने के बावजूद कोई किसी किस्म का रहम नहीं कर रहा और लोग उधर फाकों पे मजबूर हो गए हैं। मरीज अस्पतालों में ईड़ियां रगड़ रगड़ कर जाने दे रहे हैं, दवाइयां खत्म हो गई हैं और साथ हमारी प्यारी हुकूमत जरगों पे जरगे कर रहे हैं। एक एक नहीं 2-2 जरगे बिठाए जाते हैं, लेकिन अफसोस कि रोड की तरफ और वो मजलूम लोगों की तरफ जो कुर्म में मसूर हो गए हैं, उनका किसी को कोई ख्याल नहीं है। और आजकल स्कूल सारे बंद हो गए, पेट्रोलियम मसनूआत खत्म हो गए, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बाजारों में कोई भी ग़िज़ाई अजनास नहीं मिल रहे और
रोड की वजह से, रोड की बंदिश की वजह से हुकूमत जो कन्वाइयाँ लेकर जाती रही है, मैंने पहले भी उसकी मुखालफत की थी कि खुदारा लोगों को कतारों में ना लेके जाओ, इस तरह लोग मरवाओगे। और वही हुआ, कन्वाई पे अटैक हो गया और 45 बंदे उसमें शहीद हो गए और 7 हुकूमत मशाई बनी हुई है और साथ साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। गांव के गांव जल जाते हैं, बाजार जल जाते हैं, लोग दिन ब दिन शहादत में इजाफा हो जाता है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। और वो कन्वाई जो सिक्योरिटी के हसार में लेकर जाते रहे, सिक्योरिटी वालों को एक खराश तक नहीं आता और कन्वाई में सारे बंदे मारे जाते हैं, शहीद किए जाते हैं। और इसी तरह जो मोर्चे बनी हुए हैं, लोग मोर्चों में बैठे होते हैं, लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब रिसेंटली सीएम साहब ने जो एक्शन लिया है, वो यकीन करो कि परचिनार जाना चाह रहे थे, रास्ते में फायरिंग करवाई गई और रास्ता हमारा रोका गया ताकि आगे ये जा न सके। तो इस हाउस की वसातत से जनाब स्पीकर, मैं इल्तिमास करता हूं पूरे हाउस से कि खुदारा हमारे इलाके पर रहम करो और एक वाहिद रोड जो अभी 2 महीनों से बंद है, उसके खोलने के लिए इक़दामात करवा लो। और चूंकि इधर हमारे हुकूमती वज़रा भी बैठे हैं, उनसे मैं इल्तिमास करता हूं, वज़ीर कानून बैठे हुए हैं, उससे मैं दस्तबस्ता अर्ज करता हूं कि खुदारा लोगों पे रहम करें और फौरन ये ऑर्डर्स इशू कराएं कि रोड फौरन खोल दे और ग़िज़ाई अजनास और दवाइयां पहुंचा दी जाएं। आज की ये इत्तला है कि लोग भूख से मर रहे हैं और बच्चे अस्पतालों में मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है। तो हुकूमत क्यों कुछ नहीं कर रही और सिर्फ यही बताया जाता है कि वो आपस में शिया सुन्नी लड़ रहे हैं। कोई शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, सिर्फ डिवाइड एंड रूल वाली बात है, लड़ाया जा रहा है। लोग तबाह हो गए हैं, लोगों की रोजी जो दिहाड़ी मार है, दिहाड़ी करके बच्चों के लिए रोजी लाते हैं, वो फाकों पे आ गए हैं। दुकानदार जो तकरीबन 8-10 हज़ार दुकानदार हैं, उनके बच्चों का रोजी का दारोमदार उसी दुकानों पे है। दुकानें खाली हो गए हैं, कोई उनका कारोबार नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ हुकूमत मशाई बनी हुई है। मैं इक्तिदार में बैठे हुए लोगों को एक बार फिर कह देता हूं, इल्तिमास करता हूं कि खुदारा इसी वक्त ऑर्डर्स इशू करवा ले और रोड खुलवा दे ताकि वो गरीब लोग जो भूखों मर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के हिस्सेदार हैं, पाकिस्तान का एक हिस्सा है। क्यों इसको मुल्क से काटा जा रहा है? और ये ऐसे लग रहा है, मैं ये इक्तिदार हुकूमत के वज़रा की नोटिस में लाना चाहता हूं कि कल मैं फॉरेन ऑफिस गया हूं, गेट के पुलिस वालों के ये अल्फाज हैं मेरे गार्ड के बारे में, ये नोट कर लें कि अगर पठान है तो उतार दो, अगर पंजाबी है तो अंदर जाने दो। ये कौन सी हुकूमत है? ये कौन सा पाकिस्तान है? कौन सा मुल्क है जो इस तरह कहा जाता है कि पठान को उतार दो? क्यों? कौन सी पठान? वो पठान जिसने पाकिस्तान के लिए लड़े हैं, जो पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से बचा रहे हैं। कश्मीर में यही पठान लड़े हैं, अफगानिस्तान में मुल्क को यही अब पठान बचा रहे हैं। आज ये कहा जाता है कि पठान है, इसको उतार दो। तो मेरा ये हुकूमत इक्तिदार व वज़ीर कानून से ये इल्तिमास है कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी करें और उन लोगों ने जिन्होंने ये अल्फाज अदा किए
उनको करारवा की सजा दी जाए। और आखिर में जनाब स्पीकर, मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि खुदारा हमारी रोड के लिए कुछ करवा ले और रोड खुलवा दे। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया। आगा रफीउल्लाह साहब। एक तारड़ साहब, मैं पहले काफ़ी मरतबा बात कर चुका हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, हमारे मोअज़्ज़िज़ रुकन कुर्रम से जो है वो जो बातें कुर्रम के हवाले से कर रहे थे वो 100% सही बात कर रहे थे, लेकिन मुझे बेहद अफसोस होता है कि जब ये जिस जमात से हैं, जिस मकसद के हैं, वो कंप्रोमाइज़ कर 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 के इमरान खान के चक्कर में इन्होंने पूरे कुर्रम का सत्यानाश करवा दिया। मुझे बेहद खुशी होती कि ये और पीटीआई मिलके कुर्रम के ऊपर डी चौक आते, ये और पीटीआई मिलकर उस इशू पर कभी बात करते। वहाँ लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है, उस पे ये पीटीआई के साथ खामोश बैठे। क्या कुर्रम पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं है? या हमेशा हम बात करते रहे? साजिद तूरी साहब मुझे वहाँ से वीडियो भेजता रहा है, वहाँ से चीज़ें भेजता रहा है। मैं यहाँ पर इस फोरम पे बारहा कहता रहा हूँ कि जी यहाँ से आवाज़ें आती हैं कि ये पख्तूनख्वा का मसला है। हम सूबों की खुद मुख्तियारी के पर यकीन रखते हैं। मैं मानता हूँ कि वो सूबा पख्तूनख्वा का हक बनता है कि वहाँ पर वो चीज़ें पख्तूनख्वा करें, लेकिन माने इस बात को कि अली अमीन गंडापुर सिवाय एक शख्स के गिर्द घूमने के पूरे सूबे को उन्होंने आग में झोंका हुआ है। इस चीज़ के ऊपर ये बात नहीं करेंगे। आखिरी बात सर, मुझे पता है आप ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, वक्त आपने वहीं देना है। आखिरी बात कर देता हूँ। आज ISPR की चार्जशीट मैंने देखी, उसमें भी उन्होंने डंडी मारी है। उस चार्जशीट में अगर ये भी डाल देते कि जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से उसने और पीटीआई ने मिलकर पख्तूनख्वा में इंजेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से हम ये भुगत रहे हैं, तो ISPR को चाहिए कि जनरल हमीद के खिलाफ वो चार्जशीट भी लेके आए जो दहशतगर्दों को पाकिस्तान लेके आया है। तो मैं दोबारा कहूँगा कि पख्तूनख्वा हुकूमत को बुलाएं कि कुर्रम के मसाइल हल होने चाहिए। वहाँ पर हकीकत में लोग बिलबिला रहे हैं, ना दवाइयाँ हैं, ना खाने की चीज़ें हैं, ना फ्यूल है, कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और मैं चाहूँगा मोअज़्ज़िज़ रुकन को कि वो भी अपनी पार्टी में बात करें कि बस करें, इतने कंप्रोमाइज़ ना हो एक शख्स के लिए, पाकिस्तान के लिए बात करें, लोगों के लिए बात करें। शुक्रिया। ये तारड़ साहब का माइक बड़ा ब्रीफली, इसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ। मौलाना साहब आपको दे रहा हूँ, इसके बाद 1 मिनट सिर्फ ये पॉइंट आ जाए, ये गवर्नमेंट का पॉइंट आ जाए। आपकी भी आ जाएगी। मैं सिर्फ मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हम एक मुल्क में बराबरी के रिश्ते की बुनियाद पे बसते हैं, और जो बात वज़ीर दिफा ने की है कि ये 4 भाइयों का इकट्ठ है और इसका नाम हमने पाकिस्तान रखा, और इसको चलाने के लिए हमने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जिसे हम आईने पाकिस्तान कहते हैं, और हमारे बड़ों ने उसी आइन में ये तजवीज़ कर दिया कि हम लोग सूबाई खुद मुख्तारी की उसको फ़ौक़ियत भी देते हैं, उसको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर एक सूबाई मामला है, और वफाक जब तक सूबा वफाक को कहे ना, दरख्वास्त ना करे, लिख के ना कहे, वफाक वहाँ पे पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाता और नाकाम करता है। पारा चनार में जो कुछ हो रहा है उस पे पाकिस्तान के हर कोने में बसने वाला शहरी और बिलखसूस हम लोग जो इस ऐवान में बैठे हैं आवाम के नुमाइंदों के तौर पे, हमारे दिल रंजीदा हैं और हमें शदीद दुख और अफसोस है। वफाकी हुकूमत अपने तई जिस हद तक इस मामले को ओवरसी कर सकती है, यानी कि उस पर एक तरह से आपका एक ओवरसाइट से ज़्यादा नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी इस बारे में बारहा हदायत दी, काबीना में भी हमने डिस्कस किया। वज़ीर दाखिला को भी कहा गया कि वो राब्ते में रहें और सूबाई हुकूमत से पूछें कि सूबाई हुकूमत को अगर वफाक से किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो हम हाज़िर हैं। लेकिन ये बात तयशुदा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है
अमन व अमान जो है वो सूबाई हुकूमत का काम है। और अगर रफ़ीउल्लाह साहब की बात में वज़न है कि काश सूबाई हुकूमत सियासत से बालातर होके अपने ज़ाती इख्तलाफात या शख्सी इख्तलाफात को भुला के संजीदगी के साथ इस मसले के हल के लिए आगे बढ़े। मुझे बतौर पाकिस्तानी के ये अफसोस हुआ है कि वफाक का नुमाइंदा गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर वफाक के नुमाइंदे ने इस तकलीफ़ को महसूस करते हुए APC बुलाई और उसमें मदऊ किया पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, तो पारा चनार के अवाम की खातर उन्हें जाना चाहिए था और वहाँ पे बैठ के उस जिरगे का हिस्सा बनना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली हम अपने सियासी इख्तलाफात में इस हद तक दूर जा चुके हैं कि हमें अपने मासूम शहरियों की जानों के जाने का, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतों का, मुल्की इमलाक के नुकसान तक का इदराक ख़त्म होता जा रहा है, सिर्फ़ इस वजह से कि शायद अगर मैं ये करूं या इस जगह पे जाऊं तो मेरे पे ये फतवा ना लग जाए कि ये शायद हुकूमत के कहने पे गया। और हुकूमत, अगर हम यहाँ पे मिल बैठ के बात कर सकते हैं, और आज मैं आयल के दोनों अतराफ़ बैठे हुए अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि बड़ी देर के बाद इस ऐवान में वो एक संजीदगी नज़र आई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और हुकूमती जमात के पार्लिमानी लीडर बोले हैं, दोनों ने अपने दिल की बातें की और जो उन्हें सही लगा है उन्होंने वो कहा है। अच्छी बात यह है कि आज हमने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए तहम्मुल से एक दूसरे को सुना है, और यही पार्लिमानी रवायत है, यही इस ऐवान की बड़ी रियायत है। मैं अपने फाज़ल अरकान से कंक्लूड करते हुए बसद एहतराम जो बातें आपने की वही फीलिंग्स हमारे पार्ट पे भी हैं, और आप क्योंकि उस हलके की नुमाइंदगी करते हैं, आपके ये सारे कंसर्न्स मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नोटिस में आज दोबारा इस फ्लोर पे जो बातें कही गई, आपने कहीं, आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने कहीं, वो उन तक पहुंचाता हूं। मैं अपने कुलीग वज़ीर दाखिला साहब को, वज़ीर दिफा साहब बैठे हैं, हमारे सीनियर मेंबर हैं कैबिनेट के, उन्होंने भी मुझे कहा है कि ये सारी बातें आप नोट करें और ये मामला जो है वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाएं। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा दोहराऊँगा कि हमारे आइनी फ्रेमवर्क के अंदर ये सूबाई मसला है, इसका बेहतरीन हल जो है वो सूबाई हुकूमत ने करना है। और मैं इस ऐवान के तवस्सुत से खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत से ये अर्ज़ करूँगा कि वफाक को चिट्ठियाँ डाल के शिकवे करने की बजाय और धमकियाँ देने की बजाय आप वफाक के नुमाइंदे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिल के एक कौमी यकजहती के जज्बे के साथ इस मसले के हल के लिए आगे बढ़े। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हर मामले का, हर मसले का कोई ना कोई हल है जब आप मिल के बैठते हैं, जब आप हाथ मिलाते हैं। आपने ख़ुद कहा कि ये डिवाइड एंड रूल वाली बात हो रही है, तो हम सियासी लोग हैं, हम क्यों इस इम्प्रेशन को बड़ा कर रहे हैं कि ये डिवाइड एंड रूल होना चाहिए, जब वफाक के मुंतखब नुमाइंदे को, वफाक की जो वहाँ पे निशानी है गवर्नर को, आप छोटा साबित करने के लिए उस जिरगे का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, तो फिर लोगों को ये पैगाम तो जाएगा कि ये डिवाइड एंड रूल है, लोगों को ये पैगाम जाएगा कि ये सारा कुछ किसी प्लान का हिस्सा है। तो मैं हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस मसले की संजीदगी को सामने रखते हुए फ़ौरी इक़दामात करे। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि जो इस हाउस की सेंटीमेंट्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहुँचाएँ। मामला रहा वफाक का, तो पूरी संजीदगी के साथ वफाकी हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान के जिस कोने में भी किसी पाकिस्तानी को तकलीफ़ पहुँचती है, इस्लामाबाद को उसका दर्द महसूस होता है, और जो हमारे तय जो हो सकता है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम भी करेंगे। दूसरी बात आपने कही, पहले भी उसका ज़िक्र हुआ है, आपने कहा कि वहाँ पे दरवाज़े के ऊपर कहा गया कि अगर आप पश्तून हैं तो आप उतर जाओ और पंजाबी है तो जाओ। आप उस गार्ड को ज़रूर कहिएगा कि वो और किसी तक नहीं जाता तो मुझसे ज़रूर मिले और इसकी एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराए। इस पे पूरा एक्शन होगा हुकूमत की तरफ से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। ये किसी को हक़ नहीं है कि वो कहे कि आप फ़लाँ सूबे से हैं तो जाएंगे और फ़लाँ से हैं तो नहीं जाएंगे। ना ये मेरी पार्टी की पॉलिटिक्स है, ना ये मेरी हुकूमत की सियासत है, और ना ही इस ऐवान में बैठे हुए लोगों की ये ख्वाहिश होगी। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ
कि सोशल मीडिया पे कुछ जगहों पे ये बात की गई कि जो इस्लामाबाद में 26 नवंबर की लश्करकशी के बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जो तहरीक शुरू की अपने तौर पे, जो उन्होंने उन केसेस को करने के लिए जो काम शुरू किया, उसके ऊपर भी शिकायत सामने आई कि जी कई लोगों को उसको राउंड अप कर लिया गया है, ये हुआ है। मेरे तक भी एक वफद आया इस्लामाबाद बार काउंसिल के सरबराह जनाब अलीम अब्बासी साहब के साथ, हमारे जो पश्तून वकला भाई हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपकी सारी बातें जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को पहुंचाऊंगा। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हाई पावर्ड किस्म की मीटिंग ली है जिसमें आईजी, डीआईजी, सेक्रेटरी दाखिला, वज़ीर दाखिला हम सब थे, और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक उस मीटिंग में कहा है कि अगर किसी एक बेगुनाह आदमी को भी प्रोसिक्यूट किया गया तो हुकूमत उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, जिन्होंने पुलिस मुलाजमीन पे, रियासत के मुलाजमीन पे हाथ उठाए हैं, ताकत का इस्तेमाल किया है, वहाँ कानून के आनी हाथ उनसे निपटेंगे एंड लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स। बहुत शुक्रिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, इसके बाद ये कुछ बिजनेस लेंगे, तो मौलाना साहब ज़रा प्लीज़ ब्रीफ होइएगा। ये पूरा हाउस हमने चलाया है, उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब, अमीर मुकाम साहब, रसूल करीम। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुख्तसर गुफ्तगू की बात की है। मैं आज बलूचिस्तान का मुकदमा इस हाउस में रखना चाहता हूँ कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो इस हद तक क्यों पहुँचा कि वहाँ लोग आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। जनाबे वाला, ये 1958 की बात है कि जब पहला मार्शल लॉ लगा गालिबन अयूब खान की क़ियादत में, खान अफ़कलात जो रियासत के वाली थे, उसने रियासत से कहा कि हम एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान में शामिल हुए हैं। 6-8 साल का अरसा गुजर गया है, उस मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हो रहा। सिर्फ इतनी सी बात थी कि रद्द अमल में खान अफ़कलात के महल पे गोले बरसाए गए, खान अफ़कलात गिरफ्तार हुआ। उस गिरफ्तारी के रद्द अमल में नवाब नौरोज़ खान और कबायली सरदार पहाड़ों पे निकले मुज़ाहमत के लिए। मुज़ाकिरात हुए, कुरान करीम बीच में रखा गया, उसके मुताबिक फ़ैसले हुए। लेकिन कुरान करीम को बीच में रखने के बावजूद उस सुलहनामे के परखचे उड़ा दिए गए और नवाब नौरोज़ खान और उनके दीगर 6 साथियों को गिरफ्तार किया गया। 6 को हैदराबाद जेल में रखा गया। नवाब नौरोज़ खान, मैं पूरे हाउस का तवज्जो चाहता हूँ इसलिए कि बलूचिस्तान का मसला जिस तरह गंभीर है, आम तौर पे लोगों को उसका हाल अहवाल नहीं है, पता नहीं है उनको। फिर ये हुआ कि नवाब नौरोज़ खान जेल में फौत हुए और हैदराबाद जेल में जो 6 उनके साथी थे उनको फांसियां दी गई। उनकी कब्रें आज भी कलात में मौजूद हैं। यहाँ से फिर एक मार्शल लॉ का तसलसल चलता है। 1970 में जब इंतखाबात का मरहला आता है तो पूरी बलोच कौम इन सब को दरगुजर करके पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन को मानते हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं।
और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता है कि उस इलेक्शन के नतीजे में बांग्लादेश में अक्सरियत जो है वो मुजीबुर रहमान ने हासिल की, पाकिस्तान में मजमूई तौर पर अक्सरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हासिल की, लेकिन दो सूबों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम और नेब ने अक्सरियत हासिल की। यहाँ इनकी दोनों की हुकूमतें बन गई। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब वज़ीर आला बने और बलूचिस्तान में अताउल्लाह मेंगल वज़ीर आला बने। यानी इंतखाबात में मैं ये ज़रा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इतनी नाराज़गी के बावजूद, कबायली सरदारों के कत्ल के बावजूद भी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ चल रहा है। आइन भी तस्लीम किया, इलेक्शन भी तस्लीम किया और फिर इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमतें बनी वो भी तस्लीम किया उन्होंने। फिर जनाब वाला एक इल्ज़ाम लगता है अताउल्लाह मेंगल की हुकूमत ख़त्म की जाती है। मौलाना मुफ्ती महमूद चूँकि इत्तेहादी थे तो वो एहतजाजन इस्तीफ़ा देते हैं वज़ारत उलिया से। फिर वली ख़ान और जनाब अताउल्लाह मेंगल, गौस जो ये सारी लीडरशिप गिरफ़्तार हुई और उसके बाद फिर आता है ज़ियाउल हक़ का दौर। ज़ियाउल हक़ का दौर आता है, वो आम माफ़ी का ऐलान करता है। फिर बलोच कौम परस्त। अब इस असना में समद खान अचकज़ई को भी कोयटा में शहीद किया गया, जो महमूद खान के वालिद गिरामी थे। कोई वजह मालूम नहीं हो सकी आज तक। फिर जनाबे वाला फिर 88 के इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, फिर यही सारे कौम परस्त, ये सब कौम परस्त तमाम नाराज़गियाँ भुला के, भुट्टो साहब के फौज कशी को भुला के और जो जुल्म जबर हुआ मरियों पे, दीगर कबाइल पे, यहाँ तक कि उनके माल मवेशी नीलाम कर दिए गए। हमारे उलमा ने फतवा दिया कि इन माल मवेशियों को ख़रीदना नहीं है, लेकिन जुल्म जबर की इंतहा रही। उसके बावजूद जब 88 के इंतखाबात आते हैं तो यही कौम परस्त, चाहे वो महमूद खान की शक्ल में हो, चाहे सरदार अताउल्लाह या अख्तर जान की शक्ल में हो, या जमीयत उलमा इस्लाम की शक्ल में हो, सब इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। उन इंतखाबात के नतीजे में नवाब अकबर बुगटी वज़ीर आला बनते हैं। 1988 से लेकर फिर ये सिलसिला चलता है। हर इलेक्शन में कौम परस्त हिस्सा भी लेते हैं, कोई मसला नहीं था। फिर चलते चलते जनाबे वाला 2006 नवाब अकबर खान बुगटी, जो तकरीबन 90 साल एक बूढ़े शख्सियत थे, 90 साल की उम्र में उसका ताक़ुब किया गया और पहाड़ों में जाके उसको शहीद किया गया। अब उनकी शहादत के बाद आज तक नौजवानों का एक तबका या एक ग्रुप जो है वो एक मुज़ाहमती जंग शुरू की हुई है। अब ये सारा कहानी जो मैंने आपके सामने रखा जनाबे वाला कि 2006 तक कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि वो पाकिस्तान का इनकार करे। लेकिन अब जनाबे वाला बलूचिस्तान के नौजवान, बलूचिस्तान के लोग आम तौर पे जो है वो इन मजालिम से तंग आकर अलहदगी की बातें कर रहे हैं, अलहदगी की बातें कर रहे हैं। तो मैं आपकी तवस्सुस से, इस हाउस के तवस्सुस से, हुक्मरान जमात की तरफ से तवस्सुस से मुक़्तदर क़ुव्वतों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपने शायद समझा है कि क़ुव्वत के इस्तेमाल से ये मसाइल हल होंगे। अगर क़ुव्वत के इस्तेमाल से ये मसाइल हल होते तो फिर 77 साल 78 साल का अरसा गुज़रा, आज तक ये मसाइल हल नहीं हुए। इसलिए
मैं आपके तवज्जुह से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के मसले को हल करने के लिए बामकसद बाइख्तियार मुज़ाकरात की ज़रूरत है। एक ऐसी टीम हो कि उनको तमाम इख्तियारात दिए जाएं कि वो बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करें। बिल्कुल जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कोशिश तो मैंने की कि हाउस की तवज्जो मबजूल करूं, मगर नहीं कर सका। और बलूचिस्तान को अगर आप इस तरह छोड़ते हैं, वो कहते हैं कि सरे चश्म शायद गिरफ्तन बमील चुपुरशुद नबाशद गुज़िश्तन बपील। चश्मा जब आगाज से शुरू से बहता है उसको आप एक सलाई से भी बंद कर सकते हैं, लेकिन जब इधर उधर की जो वादियां हैं आकर उसके साथ मिलते हैं तो फिर वहाँ से हाथी का गुजरना भी मुश्किल हो जाएगा। अब सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँचा हुआ है, मगर बड़ों की सोच ये है कि बलोच कौम को, बलूचिस्तान के मसले को, और बलूचिस्तान एक मुश्तरका आबादी है जिसमें पश्तून भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, सबके मुश्किलात यही है। इसके बाद मैं 1-2 मिनट आपका लेता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी यही है। आपकी गवर्नमेंट की रिट नहीं है, असर के बाद वहाँ पुलिस की गश्त ख़त्म कर दी गई है। और जनाबे वाला, मैं इतना सा अर्ज रखना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर कम अज़ कम डी चौक के बजाय अपनी तमाम तर तवज्जुहात मबजूल करे खैबर पख्तूनख्वा पर। खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हैं वो बलूचिस्तान से कम नहीं है, और लोग वहाँ अब कहना शुरू कर दिया है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ मज़ीद चल सकते हैं या नहीं चल सकते। अब ऐसे मुल्क के अगर हालात हो और हमारे जो सियासी ज़ोमा है, चाहे हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है, इन हालात से गाफिल होकर और ये कहते रहें कि जी हालात ठीक है, हालात ठीक है, हालात ठीक है, मैं कहता हूँ कि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर बलूचिस्तान पर तवज्जो न दी गई, खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो न दी गई, तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और खुदा न खास्ता कोई बांग्लादेश जैसा हादसा पेश ना आए। तो इसलिए मैं अर्ज़ रखना चाह रहा था कि मेरी इस गुफ्तगू को, जो सादा सी गुफ्तगू है मगर दर्द दिल से मैंने हाउस के सामने रखा है, और मेरे इस गुफ्तगू को हर इदारा आज नोट करे और समझे कि ये बहुत ज़रूरी है। और 1-2 बातें और करनी है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम तो जमहूरियत की बात करते हैं, ऐवान की बात करते हैं, उसके इख्तियारात और तक़द्दुस की बात करते हैं। यहाँ तारड़ साहब भी तशरीफ़ फरमा होंगे, उन्होंने खुद वो बिल पेश किया, पास करवाया, दोनों ऐवानों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर पास किया। उसके बावजूद बाकी बिल पर दस्तखत हुए, मदरसे का जो रजिस्टर वाला वो था वो रुक गया। अब ये क्या जमहूरियत है? क्या पार्लियामेंट की तौकीरी है? ये क्या पार्लियामेंट की ये बालादस्ती इस तरह होती है? तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक अमर है और बाहर हालात ठीक नहीं है। जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में बिजली, गैस, कलात जो इस वक्त -11 में जा रहा है, सरतरीन इलाका है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। अब हम यहाँ कहते हैं कि जी कहीं भी लोड शेडिंग नहीं है। क्या जुल्म हो रहा है? ज़मींदार जो है उनकी इस तरह से एक जो है कत्ल आम आप कह लीजिए कि ज़मींदार जो माशी तौर पर उसका कत्ल हो रहा है। शुक्रिया। और इस माइक खोलें मौलाना साहब। जो मेरा हल्का है जी, तो इस पूरे हल्के में
जहां गैस और बिजली नहीं है वहां अमन अमान का भी मसला है। और पूरे बलूचिस्तान के मसले को मैंने आपके सामने रखा। जी शुक्रिया शुक्रिया। ये आपको बाद में मौका मिलेगा, अभी एजेंडा ले लें। जी ये मौलाना साहब का माइक खोलें। एक मिनट जी। लेकिन अगर आज इस हाउस की जानिब से मुक़्तदर कुव्वतों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, आपकी तरफ से एक नोट चला जाए कि बलूचिस्तान के मसले को हल करो, बामकसद मुज़ाकरात करो, खैबर पख्तूनख्वा के मसले को हल करो। 4 भाई कहा गया, लेकिन वो एक आदमी कहता है कि काश मैं छोटा भाई न होता। तो बलूचिस्तान छोटा भाई है और मुसलसल जुल्म सहता रहा है। अब मजीद क्या करोगे उसके साथ? शुक्रिया 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 जी। कॉलिंग अटेंशन नोटिस मिस आसिया नाज तनोली साहिबा, आपको मौका मिलेगा। इसके बाद गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब का है। नहीं, ये आप अपने चीफ विप से बात करें। मैं ये एजेंडा ले लूँ, उसको आपका बैरिस्टर गौहर साहब का जी। ये माइक खोलें आप कोरम। मेरा भी अपना हल्का है जी। काउंट बी मेड। ऐवान की कार्रवाई बुध 11 दिसंबर 2024 दिन 11 बजे तक मुलतवी की जाती है।